नमस्ते। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेद फॉर एवरीवन में। मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन। आज का वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे विषय के बारे में है। आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना होगा कि शरीर में वात बढ़ गया। अब ये वात बढ़ना यानी एग्जैक्टली क्या? वायु के जो 5 प्रकार है उसमें से कौन सा वायु बिगड़ा हुआ है, इसके बिगड़ने के कारण क्या है, कौन से वायु के बिगड़ने से शरीर में कौन से लक्षण या बीमारियां हो सकती है, वात का संतुलन हमारे लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, वात के प्राकृत कार्य कौन से है। देखिए, सुनने में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन इस बिगड़े हुए वायु को, इस वात को आप बहुत आसानी से अपने घर पे ही इसे बैलेंस कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही आसान लेकिन उतनी ही असरदार ऐसी 10 आयुर्वेदिक टिप्स हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वात दोष का पूरा शास्त्रीय आयुर्वेदिक रिव्यू जानने के लिए, खुद को रोग मुक्त रखने के लिए ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। चरक संहिता इस ग्रंथ में वात दोष के बारे में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आया हुआ है। तो इसमें कहा गया है, वायुरायु बलम वायु वायुर्धाता शरीरिणाम वायु विश्वम इदम सर्वम प्रभु वायुष्य कीर्तितः। वायु आयु यानी वायु को आयु कहा गया है, यानी आयु यानी जीवन। तो शरीर, इंद्रिया, मन, आत्मा, इसका जो संयोग है, जो हमारा जीवन है, इस जीवन के अस्तित्व के लिए वायु का बहुत ज़्यादा योगदान है। अब देखिए, शरीर का जो स्वामी है वो है आत्मा। इस आत्मा को धारण करने वाला ये वायु है, इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। कुछ लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि हमें संस्कृत के श्लोक की ज़रूरत नहीं है, आप इसे वीडियो में ना बताएं तो भी ठीक रहेगा। तो देखिए, जो आयुर्वेद के ग्रंथ है इसमें सूत्र रूपों में इतना ज़्यादा सटीक वर्णन दिया हुआ है, जो आज के समय में भी हमें रोग मुक्त रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी शरीर में वात दोष स्वाभाविक स्थिति में रहेगा, बिना किसी रुकावट के शरीर में संचरण करेगा, तभी तो व्यक्ति दीर्घायु और शतायु होगा। तो आप ये कैसे जाने कि आपके शरीर में ये वात दोष संतुलित है? तो इसके लिए वाग्भट ऋषि ने अष्टांगहृदय इस ग्रंथ में प्राकृत वायु के कार्य बताया है। इसमें सबसे पहला है उत्साह शक्ति, यानी किसी भी काम को करने का मन होना, इच्छा होना, उत्साह होना। दूसरा दिया है श्वास प्रश्वास, यानी जो ब्रीदिंग है, सांस लेना छोड़ना, ये जो क्रिया है ये सुखपूर्वक होना। तीसरा है चेष्टा, यानी शरीर की जो भी हलचल है, उठना बैठना, चलना फिरना, बात करना, ये सभी क्रियाएं अच्छे से होना। मल मूत्र की यानी यूरिन स्टूल की क्रिया सुखपूर्वक होना। सभी जो इंद्रियां है उन्होंने अपना अपना विषय जो है वो अच्छे से ग्रहण करना। अगर ये सभी चीज़ें अच्छी है तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके शरीर में जो वात दोष है ये प्राकृत स्थिति में काम कर रहा है। शरीर में जो 3 दोष है, वात पित्त कफ, इसमें से वात ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पित्त और कफ इन पे नियंत्रण रखने वाला है। कहा गया है, पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवो मलधातवः वायुना यत्र नियंते तत्र वर्षन्ति मेघवत, यानी पित्त और कफ इनको खुद का अस्तित्व नहीं है, तो वात इनको नियंत्रित कर रहा है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा बीमारियां भी शरीर में वात के बढ़ने के कारण ही दिखाई देती है, तो इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। वायु के 5 प्रकार है, प्राणवायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। हर एक जो वायु है उसका स्थान अलग है, उसके प्राकृत कार्य, उसके बिगड़ने के कारण, उससे होने वाली बीमारियां या लक्षण, ये सभी अलग है। तो आगे का वीडियो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए ताकि आप अपनी बीमारियों को, लक्षणों को ठीक तरह से समझ सके। और इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है या ये वीडियो आपके जीवन में कुछ भी आपको फायदा दिला रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वायु के जो 5 प्रकार है उसमें से सबसे पहला जो है वो है प्राणवायु। तो प्राणवायु का स्थान बताया है शिर, मुख प्रदेश, कंठ और सीने का स्थान। प्राणवायु को बिगड़ने के कौन से कारण है? तो रूखा सूखा खान पान यानी रुक्षाहार। अगर आपके खाने में घी, तेल या स्निग्धता वाली चीज़ों का अभाव है, आप 0 ऑयल कुकिंग करते हैं, तो इससे भी ये रूखापन बढ़ेगा। दूसरा कारण है अति व्यायाम, यानी एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी। जैसे आप बहुत ज़्यादा चलते हैं, बहुत ज़्यादा जिम एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे भी ये प्राणवायु बिगड़ेगा।
तीसरा कारण दिया है उपवास यानी बहुत ज़्यादा फास्टिंग करना या क्षमता से अधिक भोजन करना। चौथा कारण है चोट लगना। पांचवा कारण है नेचुरल अर्जेस यानी जैसे यूरिन, स्टूल, इन वेगों को रोक के रखना। तो ये जो सभी चीज़ें हैं ये शरीर में प्राणवायु को दूषित करने का यानी उसको बिगाड़ने का कारण बनेंगी। प्राणवायु के बिगड़ने से कौन कौन सी बीमारियां दिखाई देंगी? तो सबसे पहला है तृष्णा विकार यानी बहुत ज़्यादा प्यास लगना, पानी पीने के बाद भी संतुष्टि ना होना। दूसरा है कास श्वास यानी हमेशा खांसी आना, सांस फूलना जैसे कि ब्रोंकियल अस्थमा की तकलीफ होना। तीसरा है कि पीनस यानी बार बार सर्दी होना, क्रॉनिक राइनाइटिस आप जिसे कह सकते हैं। चौथा है अर्दित यानी बेल्स पाल्सी या मुंह का लकवा। इस तरह की बहुत बड़ी या सीरियस बीमारियां भी प्राणवायु के बिगड़ने के कारण दिखाई देती है। वायु का जो दूसरा प्रकार है वो है उदान वायु। तो कहा गया है उरस्थानम उदानस्य नासा नाभि गलांशरित वाक् प्रवृत्ति प्रयत्नोर्जा बल वर्ण स्मृति क्रियः। उरस्थानम उदानस्य यानी जो उदान वायु है उसका प्रमुख जो स्थान है वो उरस्थान है यानी सीने का स्थान है, पर ये नासा यानी नाक से लेके गला और नाभि तक संचरण करता है। इसके प्राकृत कार्य क्या है? तो वाक प्रवृत्ति यानी वाणी का अच्छा निकलना, हम अच्छे से बात जो करते हैं ये भी उदान वायु के कारण होता है। प्रयत्न ऊर्जा यानी किसी भी काम को करने का जो प्रयत्न है, उत्साह है, वो भी इसी वायु के कारण है। बल वर्ण स्मृति यानी शरीर की स्ट्रेंथ है, स्किन का कॉम्प्लेक्शन, स्मृति यानी हमारी मेमोरी, ये सारी चीज़ें अगर आपका उदान वायु अच्छा है तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रहेगी। उदान वायु किन कारणों से कुपित होता है? तो अगर कोई छींक, डकार, उल्टी का वेग या फिर नींद का वेग रोकते हैं, अपनी क्षमता से कोई भारी सामान उठाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हंसना, बहुत ज़्यादा रोना, तो इन सभी कारणों से शरीर में उदान वायु कुपित होगा। उदान वायु के बिगड़ने से क्या लक्षण दिखाई देंगे? तो कंठ यानी गले के रोग दिखाई दे सकते हैं या फिर आपको अरोचक यानी भूख ना लगना, बहुत ज़्यादा उल्टी आना, पीनस यानी बार बार सर्दी की समस्या रहना, मानसिक शक्ति का क्षय होना, उत्साह शक्ति का कम होना, किसी भी काम को करने का मन या वो इच्छा ना होना, इस तरह के अलग अलग लक्षण उदान वायु के कुपित होने के कारण दिखाई देते हैं। वायु का तीसरा प्रकार है व्यान वायु। कहा गया है व्यानो हृदय स्थित यानी व्यान वायु का प्रमुख स्थान हृदय है, पर यह संपूर्ण शरीर में विचरण करता है, ये अत्यंत वेगवान है। व्यान वायु को कुपित करने के यानी बिगाड़ने के कौन कौन से कारण हैं? तो अधिक चिंता, भय, हर्ष, विषाद, इस तरह से इमोशनली कम या ज़्यादा होना ये कारण है। दूसरा है अधिक चलना, खेलकूद बहुत ज़्यादा करना या फिर विरुद्ध आहार का सेवन करना यानी जो इनकॉम्पेटिबल फूड है ऐसे आहार का लेना, रुक्ष गुणात्मक आहार का यानी बहुत रूखा सूखा सा ऐसा खान पान लेना। तो ये सभी चीज़ें व्यान वायु को बिगाड़ने के लिए कारण बनेंगी। अब देखिए ये सब जो चीज़ें कारण में हैं तो एक आध दो बार अगर आप इन्हें करते हैं तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आने वाला, लेकिन अगर कोई इसे बार बार करता है तो जो व्यान वायु है ये ज़रूर दूषित होगा। व्यान वायु के बिगड़ने से कौन से लक्षण या बीमारियां हो सकती है? उत्साहहीनता यानी किसी भी काम को करने का उत्साह या वो मन ना होना। दूसरा है शारीरिक मानसिक बल क्षय। तीसरा है घबराहट यानी हमेशा एक डर बना हुआ सा रहना। चौथा है ज्वर यानी बुखार आना। शोथ यानी शरीर में सूजन आना। सर्वांग रोग यानी शरीर में अलग अलग बीमारियां दिखाई देना। कुष्ठ, विसर्प यानी स्किन डिसीजेस दिखाई देना। शरीर का सुन्न पड़ जाना, यहाँ तक कि पौरुष शक्ति का ह्रास होना। तो ये सभी जो बीमारियां है ये व्यान वायु के कुपित होने से दिखाई देंगी। वायु का जो चौथा प्रकार है वो है समान वायु। कहा गया है समानो अग्नि समीपस्थः कोष्ठे चरति सर्वतः यानी ये जो समान वायु है ये पाचक अग्नि के समीप रहता है, ये पूरे कोष्ठ में यानी पूरी पाचन प्रणाली में ये संचरण करता है। तो पाचन क्रिया अगर आपको अच्छी रखना है तो समान वायु का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समान वायु को बिगाड़ने के लिए कौन से कारण है? तो विषम आहार यानी अगर आपको भूख लगी है तो आप खाना नहीं खा रहे या बिना भूखे खा रहे या विरुद्ध आहार का सेवन कर रहे हैं। अपक्व आहार यानी जो खाना अच्छी तरह से पका हुआ नहीं है उसका सेवन करना, बासी आहार लेना या फिर असमय सोना, असमय जागना, ये सभी चीज़ें समान वायु को दूषित करेंगी। समान वायु के बिगड़ने से कौन सी बीमारियां होंगी? शूल यानी पेट में दर्द होना। गुल्म विकार यानी पेट में गोला सा घूम रहा है ऐसा आपको व्यतीत होना। ग्रहणी विकार यानी जिसे IBS कहा जाता है, या तो कब्ज होना या बार बार मोशन के लिए जाना पड़ना, पतले दस्त होना
इस तरह के अनेक विकास समान वायु के बिगड़ने के कारण दिखाई देते हैं। आमाशय से संबंधित, पक्वाशय से संबंधित बहुत सारी अलग अलग बीमारियां दिखाई दे सकती है। वायु का जो 5वां प्रकार है वो है अपान वायु। आज के समय में सबसे ज्यादा बीमारियां अपान वायु के बिगड़ने के कारण दिखाई दे रही है। अपान वायु का स्थान कौन सा है? तो नाभि के नीचे का स्थान, कटी प्रदेश, यहीं पे लार्ज इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, महिलाओं में यूट्रस इसी स्थान में है। अपान वायु का काम क्या है? तो शुक्र, आर्तव, मल, मूत्र, गर्भ, इनका सही समय पे शरीर से इनको निकालना। अपान वायु के कुपित होने के कौन से कारण है? तो रुक्ष आहार यानी रूखा सूखा खान पान, या फिर अपनी क्षमता से अधिक भोजन का सेवन करना, देर से पचने वाली चीजों का ग्रहण करना, यहाँ तक कि बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी रखना या बहुत ही ज्यादा सिडेंटरी लाइफस्टाइल को अपनाना, मल मूत्र इनके वेगों को रोकना। तो इन तरह के सभी कारण शरीर में अपान वायु को दूषित करेंगे। इसके बिगड़ने से कौन कौन सी बीमारियां दिखाई देंगी? तो पक्वाशय से संबंधित या उस स्थान में जो भी ऑर्गन है उनसे संबंधित कुछ ना कुछ बीमारी को दिखाई दे सकती है। तो इसमें सबसे मेन जो है आज के समय में तो कॉन्स्टिपेशन होना यानी कब्ज रहना, या फिर ग्रहणी विकार यानी जैसे आईबीएस जैसी समस्याएं दिखाई दे सकती है। अर्श यानी पाइल्स की समस्या, जो यूट्राइन प्रोलैप्स है, रेक्टल प्रोलैप्स है, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं अपान वायु के कुपित होने के कारण दिखाई देंगी। महिलाओं में पीरियड से संबंधित समस्याएं जैसे कि पीरियड समय पे ना आना, मासिक धर्म में स्राव बहुत ही ज्यादा कम होना या बहुत ज्यादा स्राव होना, उस समय पे बहुत ज्यादा दर्द होना, पुरुषों में शुक्र धातु से संबंधित समस्याएं दिखाई देना, यूरिन प्रॉब्लम्स होना यानी यूरिन का ठीक से ना निकलना या यूरिन के लिए बार बार जाना पड़ना, इस तरह की समस्याएं भी अपान वायु के कुपित होने के कारण दिखाई देंगी। आयुर्वेद में वात के जो गुण बताए हैं, तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म शलो अनिलह। तो इसमें देखिए अगर वात बढ़ा तो रुखापन शरीर में बढ़ेगा, फिर चाहे वो स्किन में रुखापन आना, बालों में रुखापन आना, बाल ज्यादा झड़ना, या फिर ठंडी बहुत ज्यादा लगना, यानी नॉर्मल लोगों को जितना ठंडा महसूस होता है उससे वात जिनका ज्यादा बढ़ा हुआ है उनको हमेशा ठंडी लगना, कपकपी सी महसूस होना, या फिर शरीर में वजन बढ़ाने में मुश्किल आना पर वजन बहुत जल्दी कम हो जाना, या फिर जॉइंट पेन रहना, शरीर में कहीं ना कहीं दर्द दिखाई देना। इस तरह के जो ये कॉमन सिम्टम्स है वो भी वात के बढ़ने के कारण दिखाई देंगे। चलिए अब जानते हैं कि इस बिगड़े हुए वात दोष को संतुलित करने के लिए आप बहुत आसानी से आपके घर पे कौन से ऐसे 10 आयुर्वेदिक उपाय कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो उपाय है वो है स्नेहपान। कहा गया है वातस्य उपक्रमः स्नेह। तो स्नेहपान में आपके खान पान में स्निग्धता वाली चीज़ों का समावेश आपने करना है, जैसे कि तेल आप ज़रूर ले सकते हैं, उसमें भी वात शमन के लिए तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ बताया हुआ है। तो कुकिंग में या ऊपर से भी तिल के तेल का सेवन आप करें या थोड़े से गर्म पानी में मिला के तिल का तेल आप ले। अगर आपको कब्ज की समस्या है तो रात को सोने के पहले थोड़े से गर्म पानी में 1 चम्मच तिल का तेल मिला के अगर आप लेते हैं तो मल प्रवृत्ति सुखपूर्वक होने के लिए और वात शमन के लिए आपको मदद मिलेगी। गाय का घी वो भी आप ले सकते हैं, या स्निग्धता वाली बाकी चीज़ें जैसे कि तिल की चटनी, अलसी के बीजों की चटनी, नारियल की चटनी, इनका भी समावेश आप आपके खान पान में करें। आप अगर आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ के अनुसार जो अलग अलग तेल आप यूज़ करते हैं जैसे कि सरसों का तेल या फिर मूंगफली का तेल, तो वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि सभी तरह के तेल शरीर में स्निग्धता लाने के लिए, वात का रूखापन कम करने के लिए मदद करेंगे। वात शमन का जो दूसरा उपाय है वो है अभ्यंग यानी तेल की मालिश करना। कहा गया है अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जरा श्रम वातः। वातः यानी ये वात का शमन करता है। तो नहाने के पहले तिल का तेल हल्का सा गुनगुना करके पूरे शरीर पर इसकी मालिश करनी है। कम से कम 15-20 मिनट आप ये मालिश ज़रूर करें, तो ये भी वात शमन के लिए मदद करेगी। अगर आपको रोज़ ये अभ्यंग करना पॉसिबल नहीं है तो हफ्ते में 2 बार 3 बार आप कर सकते हैं, या फिर हफ्ते में 1 बार तो भी ज़रूर करें। अगर पूरे शरीर पे तेल लगाना पॉसिबल नहीं है तो सिर में लगाए, पैरों के तलवों में आप लगा सकते हैं, नस्य कर सकते हैं, कर्णपूरण यानी कान में तेल लगा सकते हैं। तो इस तरह से वात शमन के लिए ये अभ्यंग भी मदद करेगा। वात शमन का तीसरा उपाय है स्वेदन। तो अलग अलग तरह से आप सेक ले सकते हैं, फिर चाहे वो नहाते समय गर्म पानी का सेक हो या पोटली से लिया हुआ सेक, धूप में बैठ के लिया हुआ सेक, या स्टीम बाथ, या फिर धूप में व्यायाम करना। इस तरह से अलग अलग तरह से आप ये स्वेदन करें। देखिए आयुर्वेद में जब भी पंचकर्म किया जाता है तो पंचकर्म के पहले यानी पूर्व कर्म में भी ये स्नेहन और स्वेदन जरूर किया जाता है, पर अपनी दिनचर्या में भी आप ये स्नेहन और स्वेदन जरूर करें ताकि आपके शरीर में वात कभी भी ना बढ़े।
वात शमन का जो चौथा उपाय है ये है संशोधनम मृदु। तो मृदु विरेचन के लिए आप कुछ आसान उपाय कर सकते हैं, जैसे रात को सोने के पहले हरड़ का चूर्ण आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ मिला के ले। हरड़ वात के अनुलोमन के लिए मदद करती है, यानी नीचे की तरफ इसको सरका के आराम से निकाल देती है। पेट साफ करने में मदद करती है। यहाँ तक कि अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल भी आप ले सकते हैं। 15 दिन में या महीने में एक आध बार अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी सुटेबिलिटी के अनुसार अरंडी का तेल 10 से 20 ml आप सुबह खाली पेट ले। इसे गर्म पानी के साथ मिला के ले। उस दिन आपको 2 से 3 बार लूज मोशन हो जाएंगे। उस दिन आपने मूंग का पानी लेना है। शाम को बहुत अच्छे से भूख लगी तो मूंग की खिचड़ी आप खा सकते हैं। अरंडी के तेल के बारे में ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो भी आप जरूर देखें। वात को संतुलित करने का 5वां जो उपाय है वो है मर्दनम वेष्टनम। मर्दनम यानी शरीर को, हाथों पैरों को दबाना। अब देखिए, जब भी शरीर में कहीं दर्द होता है तो हमें स्वाभाविक रूप में भी हमें इच्छा होती है कि वहाँ पे अच्छे से दबा दे तो वो दर्द कम हो जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को शरीर में कहीं पे भी दबाने से बहुत ज़्यादा डकार आती है और उनको अच्छा फील होता है। वेष्टनम यानी अगर आप वहाँ पे पट्टी बांधते हैं तो उससे भी ये दर्द कम होने के लिए, वात का शमन होने के लिए मदद मिलती है। वात शमन का जो छठा उपाय है वो है सुखशीलता यानी सुखपूर्वक समय बिताना, व्यर्थ भागदौड़ से, व्यर्थ की चिंता से बचना, आराम से सारी चीज़ों को, सारे कामों को करना। 7वां जो उपाय है वो है खान पान से संबंधित। तो जो मधुर, अम्ल, लवण रस है यानी मीठा, खट्टा और खारा स्वाद है, ये तीनों स्वाद शरीर में वात दोष को कम करते हैं। इसी के साथ जो कोष्ण यानी अगर आप गर्म खाना लेते हैं तो वो भी वात शमन में मदद करता है, क्योंकि वात के गुणों में ठंडापन है तो इससे वात शमन होगा। कुछ लोगों के मन में ये ज़रूर आता है कि अगर हम खट्टी चीज़ें खाते हैं तो हमारा वात बढ़ता है। तो देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें भी अगर सूट नहीं करी, पर अगर आपको आंवला सूट कर रहा है तो उसमें भी थोड़ी सी मिश्री मिला के आप ले सकते हैं, या जो मीठा अनार है उसका सेवन आप करें, क्योंकि उसमें भी अम्ल रस थोड़ी मात्रा में तो है। तो ये चीज़ें भी आपके बीमारी में राहत देने के लिए आपको मदद करेंगी। 8वां जो उपाय है ये है दीपन पाचन औषधियों का प्रयोग। अब देखिए, वात में जो अग्नि बताया जाता है वो है विषम अग्नि, तो कभी भूख रहेगी कभी नहीं रहेगी। इसीलिए जठराग्नि को बढ़ाने के लिए, खाना अच्छे से पचाने के लिए दीपन पाचन औषधियों का प्रयोग करें। जैसे कि मेथी के बीज आप ले सकते हैं, अजवाइन, हींग, सौंठ का प्रयोग आप ज़रूर करें। अगला जो उपाय है वो है इमोशनल बैलेंस आपने रखना है, क्योंकि कहा गया है काम शोक भयात वायु क्रोधात पित्तम त्रयो मलाह। काम शोक यानी अगर आपके मन में बहुत ज्यादा चिंता है, डर लगता है, तो इससे भी वायु दूषित होगा। तो इसी के लिए ओंकार, प्राणायाम, योगासन आप जरूर करें, ताकि इन इमोशनल जो भी डिस्टर्बेंस है इसको बैलेंस में लाने के लिए आपको मदद करे। 10वां और सबसे जरूरी जो उपाय है वो है अच्छी दिनचर्या को अपनाना, क्योंकि आयुर्वेद में सबसे ज्यादा जो महत्व है वो दिनचर्या को ही दिया हुआ है। तो उठने का समय, सोने का समय, खान पान का समय, अपनी भूख को देखते हुए, अपनी क्षमता को देखते हुए आपका खान पान आपने जरूर रखना है। इस तरह से आज के वीडियो में हमने वात दोष के बारे में पूरा शास्त्रीय आयुर्वेदिक रिव्यू जाना है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी आयुर्वेद का ये ज्ञान पता चले। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।